Hello everyone, this is Harshita here. Welcome to your YouTube classes Be the Teacher. We are going to learn about theory of Kohler. Today's topic inside theory of Kohler. चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसको इंग्लिश में इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग कोहलर के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। ठीक है, ये जो आपका कोहलर ने जो सिद्धांत दिए हैं अपने साथियों के साथ मिल करके, उसके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है, चलिए देखेंगे। प्रतिपादन है ना, प्रतिपादक, इस जो थ्योरी का जो प्रतिपादक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पिता, क्या पिता, या फिर इसी को जनक भी बोलते हैं, क्या जनक, या फिर इंग्लिश में आप लोग बोल दोगे तो ये फादर हो जाएगा। ठीक है, जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है, आपका वर्दीमर है। इसने कब इसका प्रतिपादन किया था, 1912 में। कब किया था, 1912 में। ठीक है, अब इसने तो क्या है, थ्योरी को दे दिया है ना, सिद्धांत को दे दिया। अब इस सिद्धांत को देख करके जो आपका कोहलर महाराज जी है, उसने क्या किया, इसी सिद्धांत पर अपना एक प्रयोग किया। क्या किया, प्रयोग किया है। तो प्रयोगकर्ता अगर पूछा जाए आपको क्वेश्चन में कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोगकर्ता कौन है, तो क्या नाम बताओगे आप, कोहलर। कौन है, कोहलर। ठीक है, इसने कब प्रयोग किया था, 1916 में। ठीक है, अब देखिए, जो आप कोहलर महोदय जी थे, वो इसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ा है ना, इसको अच्छा लगा इनके सिद्धांत को, जो वर्दीमर का था। अब इसने इस जो थ्योरी को पढ़ करके इस पर प्रयोग किया। अब जब प्रयोग किया तो इसको, अब इस प्रयोग को अकेले नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसको एक दोस्त मिल गया। ठीक है, कौन था इसका दोस्त, था आपका कोफ्का। कौन था, कोफ्का। इसका दोस्त कब मिला, 1920 में। ठीक है, अगर सहयोगी पूछा जाए तो क्या नाम बताओगे आप, कोफ्का, है ना। कोफ्का क्या है, इनका सहयोगी। ठीक है, अब इन तीनों ने जो आपका सिद्धांत पर चर्चा किया, उस सिद्धांत का क्या नाम था आपका, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोहलर के बारे में, इसका सामान्य जीवन परिचय देखेंगे और इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल देखेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन, इस जो टॉपिक है, इसमें कोहलर से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनती है, और इसी पर आपको ये जो सिद्धांत है वो ज़्यादा बेस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का, कोहलर। कोहलर के बारे में हम लोग उसका सामान्य जीवन परिचय के बारे में भी चर्चा करने वाले थे, है ना। ठीक है, चलिए देखेंगे कोहलर का सामान्य जीवन परिचय। ठीक है, कोहलर का जो जन्म हुआ था 21 जनवरी 1887 में, और कहाँ हुआ था ये, कहाँ का निवासी, अगर निवासी पूछेगा तो कहाँ का बताएंगे आप लोग, जर्मनी। कहाँ का, जर्मनी। ठीक है, उसके बाद इसका मृत्यु हुआ था आपका 21 जून 1967 में। ठीक है, कब हुआ था, 1967 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं। अब ये जो आपका कोहलर था, उसने किस पर प्रयोग किया था। अब वो सिद्धांत तो मिल गया था ना, उसने प्रयोग किस पर किया था, तो किया था वो सुल्तान नामक चिंपांजी पर। किस पर, सुल्तान नामक चिंपांजी। इस चिंपांजी का नाम आपका वनमानुस भी था। क्या था, वनमानुस। आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो क्या बताओगे आप, चिंपांजी पर। और कभी कभी उसका नाम बदल करके दिया जाता है आपको वनमानुस। ठीक है, और आपको इस चिंपांजी का क्या नाम था ये भी पूछा जाता है, क्या नाम बताओगे आप, सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान। ये जो आपका चिंपांजी ना, तो बंदर जैसे दिखता है। ठीक है, और ये जो आपका कोहलर था, वो एक चिंपांजी पर प्रयोग नहीं किया था, वो पूरे 6 जो आपको चिंपांजी था उस पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो फिर अगर पूछेंगे कितने आपका चिंपांजी पर प्रयोग किया था, क्या बताओगे आप, 6 चिंपांजी पर वो प्रयोग किया था। ठीक है, अब चलिए देखेंगे जो आपका कोहलर था आपका, ये कौन सा मनोवैज्ञानिक था आपका, ये गेस्टाल्टवाद था। कौन था आपका, गेस्टाल्टवाद था। ठीक है, गेस्टाल्टवाद आपका। और मनोवैज्ञानिक है आपका कौन कौन, जैसे कि आपका कोहलर है ना, कोफ्का है और वर्दीमर। ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक है, ये आपका क्या है, आपका गेस्टाल्टवाद। ठीक है, क्या, गेस्टाल्टवाद। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि गेस्टाल्टवाद होता क्या है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद आपका एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है आपका, जर्मन शब्द है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको गेस्टाल्ट ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होती है, गेस्टाल्ट का अर्थ होती है आपका पूर्ण आकृति। क्या, पूर्ण आकृति, या फिर इसी का नाम होता है समग्रवाद, संपूर्ण
या फिर होल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं जो किसी भी चीज़ का है ना उसका नाम 2-3 नाम क्यों लेकर आती हूँ, क्योंकि देखो 2-3 नाम लाने का एक ही उद्देश्य है कि आपका एग्जाम में कभी कभी पूर्ण आकृति, ठीक है, पूर्ण आकृति का क्या अर्थ है। तो जब हम कोहलर का उसको सिद्धांत पढ़ते हैं तो पूर्ण आकृति किसको बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद को ही बोलते हैं, ठीक है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ ही पूर्ण आकृति होती है। इसी को हम लोग समग्रवाद या फिर संपूर्णवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग होल भी बोलते हैं, होल मतलब संपूर्ण, ठीक है। और उसके अब देखो एक यहाँ पर गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है, इसमें जो आपको समस्या मिलती है ना वो आपका क्या होती है, उसमें जो समस्या है उसका जो हल होती है वो आपका समग्र रूप से होती है, ना कि वो पार्ट है, वो टुकड़े में नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जो आपका जो गेस्टाल्टवाद है वो आपका जो थॉर्नडाइक है, ठीक है, जो आपका थॉर्नडाइक है, ठीक है, थॉर्नडाइक का जो अभ्यास, ठीक है, क्या था आपका अभ्यास एवं क्या था आपका त्रुटि का जो सिद्धांत है, ठीक है, अभ्यास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है इसका क्या करता है, ये विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। कौन, जो आपका गेस्टाल्टवादी है जो है वो क्या करते हैं, थॉर्नडाइक का अभ्यास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसका ये विरोध करते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो आपका थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसमें हम लोग जो भी सीखते हैं उसको टुकड़े में सीखते हैं, अभ्यास कर करके सीखते हैं, बार बार फिर त्रुटि करते फिर सीखते हैं, फिर त्रुटि करते फिर सीखते हैं ना। तो इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों ने गलत माना है, इसको स्वीकार नहीं किया, इसका क्या किया इन लोगों ने विरोध किया है, ठीक है। अब गेस्टाल्टवादी बोलते हैं कि जो सीखना होता है या फिर हमारे जो समस्या का समाधान है वो संपूर्ण रूप से आता है ना, एकाग्र रूप से आती है, ठीक है। तो देखिए इसका आशय देखेंगे अब। गेस्टाल्टवाद कहते हैं, गेस्टाल्टवाद क्या कहते हैं, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा, है। जाहिर सी बात, जब तक आपके पास समस्या नहीं होगी तब तक आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, है ना। तो जैसे ही आपको समस्या दिखाई देती है तो आप लोग के जो दिमाग में ना क्या होता है, आपको अचानक से आपको उसका सूझ मिल जाती है, ठीक है। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ गणित का सवाल लेती हूँ, है ना, 2 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, +4 -1 कर दूँ, ठीक है। अब जैसे ये वाला हमारे पास क्या सवाल आया, ठीक, अब जैसे ही सवाल आता है उसके बाद हमारे दिमाग में क्विक इसका क्या है रिएक्शन आने लगती है कि कहीं ना कहीं आपका बोर्ड मास नियम से सॉल्व होने वाली है, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बोर्ड मास नियम का रूल फॉलो करते हैं और इस समस्या को क्या करते हैं हम लोग तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे जो अंदर में जो आपका समस्या का हल आया वो कैसे आया, आपको समग्र रूप से आया, है ना, ठीक है। तो गेस्टाल्टवादी क्या करते हैं, थॉर्नडाइक के जो अभ्यास एवं त्रुटि के जो सिद्धांत है उसको विरोध करते हैं और क्या बोलते हैं, जो हमारे समस्या का जो समाधान होती है समग्र रूप से होती है ना, ठीक है, पूर्ण आकृति में होती है, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक उसको देखेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ दोस्तों ये वाली चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्या है आपका, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो आपको गेस्टाल्टवाद बोलते हैं कि हमारे पास पहले क्या रहेगी, समस्या रहेगी। अब समस्या क्या था, हमारे पास इस गणितीय सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। अब जब इस गणितीय सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे अंतर्दृष्टि यानी कि हमारे दिमाग में एक सोच उत्पन्न होगी, है ना, विचार उत्पन्न होगी। अब उस विचार में हम लोग तालमेल बैठाएंगे कि हाँ क्या ये वाला जो हमारा विचार बैठ आ रही है उसमें ये जो सवाल है वो क्या है हल हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। अब आया तो उससे फिर हम लोग का अब सूझ आ गया, अब उसी सूझ को हम लोग क्या करेंगे, हाँ बोर्ड मास नियम से सॉल्व हो जाएगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे। जब स्वीकार करेंगे तब बोर्ड मास नियम को हम लोग इसे फॉलो करेंगे तो पूर्ण गणितीय सवाल क्या हो जाएगी, आपका समाधान हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस तरह से आपको ये समस्या आपका समाधान हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का 5 संप्रत्यय, ठीक है। ये आपका वेरी IMP, ठीक है, वेरी IMP टॉपिक है जो आपका गेस्टाल्टवादियों का है ना, जो आपका 5 संप्रत्यय है, इसके बारे में आपको भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस टॉपिक को देते ही है साथ ही साथ इसमें आपका ना लॉजिक वाला पूछा जाता है, ठीक है। उसमें ना अपनी भाषा में लोग कुछ लिख दिए जाएंगे, बस इसका ना हल्का से उसमें आपका भाव अर्थ रहेगी, ठीक है। या फिर कभी कभी इसी में से किसी 3 को दे दिए जाएंगे, है ना, किसी एक को इसमें से गायब कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको पूछेंगे कि आपका गेस्टाल्टवादियों की जो 5 संप्रत्यय थी उसमें से
इसमें से क्या नहीं है या फिर इसमें से कौन कौन से है। तो यदि आपको इसमें से क्या है याद रहे कि तब आप वहाँ पर बता पाओगे, है ना। इसमें से आपको क्वेश्चन आना तय रहते हैं, इसको आपको कंठस्थ याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका जो सूझ या फिर अंतर्दृष्टि के जो 5 संप्रत्यय था उसका पहला क्या है आपका लक्ष्य। क्या है आपका लक्ष्य। अब देखिए दोस्तों, है ना, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो सबसे पहले तो आपको लक्ष्य बनाना है कि आपको चाहिए क्या। पहले आप अपने अंतर्मन से अपने विचार से एक बार सोच लीजिए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, क्या कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपना गोल डिसाइड करनी है कि हमारे गोल क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना। अब देखिए हमारे पास अगर कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य, कोई गोल है, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास समस्या आएगी, है ना। अब जब समस्या आएगी, है ना, इस समस्या को आप कोई बाधा या फिर समस्या दोनों में से कोई एक देश देंगे, ठीक है। तो अब जब समस्या आएगी तो क्या होगा आपको टेंशन आएगी। भाई समस्या आती तभी तो टेंशन आती है ना। टेंशन आएगी तो आपके दिमाग में तनाव पड़ेगी, है ना, दिमाग खिंचाव होगी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको। अब देखो, अब जब आपको तनाव होगी तब तो आप कोई नया चीज़ के बारे में विचार कर पाओगे, है ना। गेस्टाल्टवादी क्या बोलते हैं, जब तक आपके पास समस्या नहीं रहेगी तब तक आप समाधान नहीं कर सकते। तो आपके पास देखो, आपने कोई लक्ष्य डिसाइड किए, अब डिसाइड किए तो आपको वो बाधा आया, अब बाधा आया तो उसमें आपको तनाव मिला है कि अब तनाव आया तो क्या करोगे आप, कुछ तो कुछ इस तनाव से क्या छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ आप क्या करोगे, मतलब आप इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ समस्या का समाधान ढूंढोगे। अब समाधान कहाँ से आएगी, आपके दिमाग से आएगी, अंतर्दृष्टि से आएगी, सूझ से आएगी। अब आपने कुछ इसके लिए क्या किया, आप समाधान ढूंढे। अब जब समाधान ढूंढेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, वही जो आपको समाधान मिलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको संगठन आएगी। अब तो इन सारी चीज़ों को आप आपस में कलेक्शन करोगे, है ना, कि मेरा उद्देश्य क्या था, इसमें क्या समस्या थी, मुझे किस तरह से तनाव हो रही थी, मैं इसके लिए क्या सूझ अप्लाई की हूँ, तो मेरा ये जो गोल है मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ को आप क्या करोगे, आप पुनः रुस्थान करोगे, ठीक है, पुनः रुस्थान करोगे यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन करोगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस सारी प्रोसेस से आपको होते हुए गुजरना है, ठीक है। तो ये था आपका सूर्यांतर दृष्टि के 5 संप्रत्यय। इस सारी चीज़ को आपको कंठस्थ याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जैसे कि देखिए अभी आप टीचर भर्ती की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब जब आपका अभी क्या है गोल है, आपका सी-टेट पास करना या फिर सी-जी-टेट पास करना या फिर सहायक शिक्षक या शिक्षक की भर्ती का जो तैयारी करना, ठीक है। अब इसमें ये तो आपका गोल हो गया टेट पास करना या फिर टीचर भर्ती का। अब उसके लिए आपके पास समस्या है, क्या समस्या कि हम लोग इसके लिए कहाँ से मटेरियल जुगाड़ करें, है ना, इसके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, किसका वीडियो देखे, कैसी बुक खरीदे, मतलब क्या रणनीति होना चाहिए इसके लिए। तो ये सारा चीज़ ना मतलब आपका समस्या हो गई। अब अभी समस्या आया तो अब आपके क्या आ गया, टेंशन आ गई, क्या आ गया, टेंशन आ गया। अब आपको जब टेंशन आया तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर जाओगे। आजकल सबके पास मोबाइल हो गई है। और जब आप यूट्यूब के पास जाओगे तो क्या करोगे, आप उसमें सर्च करोगे कि सी-टेट कैसे पास करें, सी-जी-टेट कैसे पास करें। तो उसमें आपका बहुत सारा फिर वीडियो लिस्ट आएगी, है ना। अब उसमें आपका क्या है वीडियो लिस्ट आएगी, तो अगर उसमें आपका बी द लर्न बी द टीचर जो आपका है ना वो यूट्यूब चैनल आया। अब उस चैनल से आप क्या करोगे, आप अब उसको आप उस चैनल से आप पढ़ोगे। अब पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इस वीडियो को देख करके मेरे ये पेपर क्या पास हो सकती है। तो आप क्या करोगे, आप उस वीडियो में जितना भी आपको प्ले लिस्ट में दिया होगा जो भी जानकारी सारी चीज़ को आप पढ़ोगे। अब क्या करोगे, आप जब एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाओगे कोई भी टेट का, तो क्या होगा, आपका टेट पास हो जाएगी। आपने क्या किए, पहले आपने लक्ष्य डिसाइड किए, फिर आपके पास समस्या आया। अब समस्या है तो आपके पास तनाव हुआ, अब तनाव हुआ तो आपने वीडियो देखे। अब वीडियो देखने के बाद आपने उसका अच्छे से गहन अध्ययन किया, उसको समझ करके अपनी सूझ से। अब जब सूझ से आप इसको अच्छे से अध्ययन किए, फिर आप पेपर में गए, फिर वहाँ आप क्या किए, अपनी अंतर्दृष्टि से फिर उस पेपर को बढ़िया से पास कर लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का क्या, अधिगम, ठीक है। गेस्टाल्टवादी का जो अधिगम कैसा होता है, कोहलर कहते हैं क्या है, ये सीखना अचानक या फिर स्फूर्ति से होती है। सीखना कैसे होती है, आपको अचानक होती है ना।
स्वस्फूर्ति से होती है। दूसरा क्या है, सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया से ना जो हम लोग सीखे रहते हैं वो आपका स्थायी रहती है। ठीक है, उसके बाद सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत या फिर खंड या टुकड़ों में नहीं होती है। ठीक है, अब तो चौथा है आपका सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण या फिर इसी को बोलते हैं क्या, इंद्रियों से या संज्ञान या सूझ या फिर अंतर्दृष्टि से होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया क्या रहती है आपका, प्रत्यक्षीकरण से होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है। और कैसे होती है आपका, सेंसरी ऑर्गन से होती है। किससे, सेंसरी ऑर्गन यानी कि इंद्रियों से होती है, संवेदनाओं से होती है। ठीक है, संवेदना कहने से मतलब है किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में आकलन करना, किसी चीज़ के बारे में सुन करके, है ना। अब कोई भी हमारे पास समस्या आ गई तो समस्या को देखेंगे तब ना हमारे जो कॉन्शियस माइंड में आपको क्या होगी, कुछ उसके लिए सॉल्यूशन निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, जो गेस्टाल्टवादियों में सीखना इस प्रक्रिया से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अब।